नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं जो हमारे नोट्स का 7वां क्वेश्चन है। तो आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से एक बार समझने के बाद ज़रूर कर लेना। इसके पहले हमने द्रव्य तरंगें क्या हैं समझाइए इसको किया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी 1 से 6 तक, तो आप इन सभी को कवर कर सकते हैं। देखिए, डी ब्रोगली समीकरण की हमें व्युत्पत्ति करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली समीकरण क्या कहलाता है। तो ये वही समीकरण है जो हमने प्रश्न क्रमांक 6 में समझा था। ये लैम्डा बराबर एच बटे पी। तो ये कैसे आता है, वैसे पूछा जाए तो हमने इसी में समझ लिया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में समझा था। अगर आप इसको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ये जो 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और ये जो ऊपर वाला समीकरण आपको दिख रहा है लैम्डा बराबर एच बटे पी, इसको कैसे व्युत्पन्न करना है, तो सभी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैं इसको यहीं से लिखना स्टार्ट करूंगा क्योंकि एक प्रकार का ये व्यंजक है, तो आपके ही सामने मैं यहाँ पे करूँगा। आपको एक एक बात ध्यान रखनी है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे बता दूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे आइंस्टाइन के समीकरण से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कौन सा समीकरण दिया था, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, और इसे हम द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का नियम भी कहते हैं। तो ये तो सबको मालूम है। इसके बाद हम इसे समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम लिखेंगे मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, या आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लांक समीकरण से। और मैक्स प्लांक ने भी ऊर्जा से संबंधित ही नियम दिया था कि एक क्वांटा की ऊर्जा E उसमें संलग्न विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है H, जिन्हें हम प्लांक नियतांक कहते हैं, ठीक है। और इसका मान 6.6 गुणित 10⁻31 जूल सेकंड होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। हो सकता है एग्ज़ाम में प्लांक नियतांक का मान पूछ लिया जाए, ठीक है। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में आप देख रहे हैं कि E बराबर m इंटू सी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे m इंटू सी स्क्वायर बराबर h न्यू, ठीक है। लेकिन न्यू क्या है, न्यू आवृत्ति है, और आवृत्ति को हम ये देखिए यहाँ पे एक एक का इंट्रो कर लेते हैं। m क्या है, m है किसी कण का द्रव्यमान, कोई आवेशित कण है जो गति कर रहा है, उसका ये द्रव्यमान है। इसके बाद c क्या है, c है प्रकाश की चाल, या हम ये भी बोल सकते हैं कण की चाल। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, उस कण की आवृत्ति। तो आवृत्ति को हम ये c के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि चाल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। न्यू क्या है, न्यू एक आवृत्ति है, तो हमने इसको लिखा कि ये आवृत्ति है, और आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 बटे आवर्तकाल। यही होता है ना, आवर्तकाल को कैपिटल T से दिखाते हैं। तो आवर्तकाल है तो टाइम ही, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समय का एक सूत्र लगा सकते हैं। अब आप कहोगे समय का सूत्र क्या होगा, तो समय का सूत्र हम बनाएंगे, क्योंकि हमें चाल का सूत्र पता है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है ना। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटे चाल, यही होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो दूरी क्या होगी, तरंग के केस में एक तरंग की दूरी होगी ना। ये देखिए, ये एक तरंग,
और एक तरंग की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी के लिए हम यहाँ पे तरंग दैर्ध्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे और लैम्डा लिख देंगे बटे चाल क्या होगी, चाल उस तरंग की चाल होगी, इस केस में प्रकाश की चाल है, तो उसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो जो टाइम है यानी कि जो समय है वो बताएगा लैम्डा बटे c। अब ये जो t का मान लैम्डा बटे c है, अगर हम यहाँ पे रख दें तो आवृत्ति का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, 1/t की जगह पर रखेंगे लैम्डा बटे c। तो यहाँ पे हमने रख दिया लैम्डा बटे c। अब ये बटे के बटे में है तो पलट जाएगा, तो c बटे क्या आ जाएगा, लैम्डा। ये किसके लिए होगा, न्यू आवृत्ति के लिए। तो हम न्यू की जगह पर यानी आवृत्ति की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c बटे लैम्डा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे m इंटू c² बराबर h भी ज्यों कहते हूँ, लेकिन न्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c बटे लैम्डा। अब चूँकि आप एग्ज़ाम में यदि लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे चूँकि करके लिख सकते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, c बटे लैम्डा। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो हमने ये c कैंसिल कर दिया एक c से, तो फिर भी एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थे। तो m इंटू c बराबर होगा h बटे लैम्डा। यही होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमें लैम्डा का मान निकालना है और तरंगदैर्ध्य से हमें समीकरण बनाना है, तो इसे हम डी ब्रॉगली समीकरण कहेंगे। तो लैम्डा को ऊपर पहुँचाएंगे तो ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ठीक, यहाँ पे ये वाली। तो देखिए लैम्डा बराबर h बटे m इंटू सी, ये आ गया। अब m क्या है, द्रव्यमान, और c क्या है, चाल यानी कि वेग। और द्रव्यमान और वेग होता है जो, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, समवेग। द्रव्यमान क्या है m, वेग क्या है c, चाल होगी वेग, और समवेग को हम किससे दर्शाते हैं, p यानी मोमेंटम, p हो जाएगा। तो हम यहाँ पे c और m को p लिख सकते हैं, या फिर हम एक स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कई किताबों में अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी p लिख सकते हैं, या फिर हम एक लाइन जोड़ेंगे इसी में। आपको इसके आगे लिखना है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ शॉर्ट में। ये देखिए यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। हम चाहते हैं द्रव्यमान और वेग यानी v आ जाए, तो हम, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला है वो कण से संबंधित है, जो कोई आवेशित कण नहीं होगा, पिंड से संबंधित है। तो इसे हमने न्यूटन वाले चैप्टर में पढ़ा था 11th में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि c को v से विस्थापित करने पर, क्योंकि c भी चाल है और v भी वेग या चाल है, तो c को v से विस्थापित करने पर, ये देखिए, तो यही फॉर्मूला अब हम लिखेंगे। तो लैम्डा बराबर होगा h बटे m इंटू वी, है ना। तो m भी क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, समवेग यानी कि v। और यही डी ब्रॉगली समीकरण है। तो हो गई ना व्युत्पत्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही डी ब्रॉगली समीकरण है। तो इस तरीके से जाके हम डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अब आपको इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना है अपने नोट्स में, और एक बार करके ज़रूर देखना है। और अगर आपने 1 से 6 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चले जाना, और वहां से लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। और आई बटन पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पूरी आ जाएगी। तो यदि आपने ये चैप्टर या इसके पहले का चैप्टर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं नोट्स के साथ में। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।